सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया छोड़े 2 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी ये सवाल उठता है कि वो हीरो था या विलन। उसकी कहानी इतनी सीधी नहीं है, तो चलिए आज इसी पेचीदा जिंदगी की पढ़ते खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल बचपन से। सोचिए, इराक का एक छोटा सा गांव और वहां एक यतीम बच्चा बिल्कुल अकेला। लेकिन यही बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे बेरहम, सबसे खूंखार तानाशाहों में से एक बना। पर कहानी का एक और पहलू भी है। कुछ लोग उसे एक हीरो मानते थे, एक ऐसा लीडर जिसने अपने देश को तरक्की की राह पर डाला और बड़ी बड़ी ताकतों से टक्कर ली। तो सच क्या है, चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सद्दाम की जो शुरुआती जिंदगी थी ना, वो पूरी तरह से हिंसा में डूबी हुई थी। यतीम था तो सब उसे तंग करते थे। हालत ये थी कि उसे अपनी हिफाजत के लिए एक स्टील की रॉड लेकर घूमना पड़ता था। और फिर महज 10 साल की उम्र में वो अपने सौतेले पिता के जुल्म से तंग आकर घर से ही भाग गया। घर से भागकर वो पहुंचा अपने चाचा के पास, और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वो एक छोटी सी लेकिन बहुत ही हिंसक बात पार्टी का हिस्सा बन गया। वहां उसके चर्चे होने लगे कि ये लड़का बहुत बहादुर है, और बस बड़े बड़े लोगों की नजर उस पर पड़ने लगी। और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। हमला तो नाकाम रहा, लेकिन उस मिशन में उसने जो हिम्मत दिखाई, जो बेबाकी दिखाई, उसने सीधा अमेरिका की CIA का ध्यान खींच लिया। वो लोग सोचने लगे कि यार, इस बंदे में दम है, ये इराक का अगला लीडर बन सकता है। तो अब सद्दाम वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। उसने इराक की काया पलट करनी शुरू कर दी। लेकिन अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए उसने जो तरीके अपनाए, उसकी प्रेरणा बहुत ही, कह सकते हैं, अंधेरी दुनिया से आई थी। चलिए देखते हैं ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। सबसे पहले तो उसने इराक के तेल के कुओं पर कब्जा किया, जो उस वक्त अंग्रेजों के पास थे। अब सोचिए, अचानक से कितनी दौलत आ गई। और उस पैसे से उसने क्या किया? मुफ्त स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, इराक के हर एक गांव तक बिजली पहुंचाई। यहां तक कि इराकी दिनार की कीमत $3 के बराबर हो गई थी। मतलब आम लोगों की जिंदगी एकदम बदल गई। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। सद्दाम हॉलीवुड की एक फिल्म द गॉडफादर का जबरदस्त फैन बन गया। इतना कि उसने अपना पूरा स्टाइल, अपने कपड़े, बात करने का तरीका, यहां तक कि राज करने का अंदाज भी, सब कुछ उस फिल्म के माफिया डॉन जैसा बना लिया। और ये गॉडफादर वाला अंदाज सिर्फ दिखावा नहीं था। उसने प्रेसिडेंट को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, और ठीक 6 दिन बाद, सोचिए, एक मीटिंग बुलाई जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। वो आराम से सिगार पी रहा था और एक एक करके 68 लोगों के नाम पढ़ता गया जिन पर उसने साजिश का इल्जाम लगाया। जैसे ही नाम पढ़ा जाता, उस आदमी को घसीटकर कमरे से बाहर ले जाया जाता। कईयों को तो सीधा मौत के घाट उतार दिया गया। अब सद्दाम अपनी ताकत के चरम पर था। इराक में उसे कोई चुनौती देने वाला नहीं था, और शायद इसी भरोसे में उसने अपनी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने पड़ोसी देश ईरान पर हमला बोल दिया, जहां अभी अभी अयातुल्लाह खुमैनी की हुकूमत आई थी। अब देखिए मामला क्या था। सद्दाम सुन्नी था, लेकिन इराक में शिया लोगों की आबादी ज्यादा थी। उसे डर था कि ईरान में जो खुमैनी की शिया क्रांति हुई है, उसका असर इराक पर भी पड़ेगा और लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो अमेरिका और दूसरे अरब देशों का साथ लेकर सद्दाम ने ईरान पर चढ़ाई कर दी। लेकिन ये युद्ध सद्दाम के लिए गले की हड्डी बन गया। सालों तक चलता रहा। इराक का खजाना खाली होने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि एक मीटिंग में उसके अपने ही हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, अब हमें खुमैनी की शर्तें मान लेनी चाहिए और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जरा सद्दाम का जवाब सुनिए। उसने मीटिंग रोकी, उस मंत्री को बगल वाले कमरे में ले गया और अपने हाथों से उसके सिर में गोली मार दी। यह पैगाम था सबको कि सद्दाम को कोई सलाह नहीं दे सकता। 8 साल तक ये जंग चली, और नतीजा कुछ नहीं। किसी को 1 इंच जमीन नहीं मिली। बस 10 लाख मुसलमान मारे गए। सब कुछ बेकार गया। इस जंग ने सद्दाम को कर्ज में डुबो दिया था, और अब वो पैसे के लिए उन्हीं दोस्तों के खिलाफ हो गया जिन्होंने जंग में उसका साथ दिया था। और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती थी। हुआ ये कि उसे कुवैत पर बहुत गुस्सा था। एक तो कुवैत तेल की कीमतें गिरा रहा था, और दूसरा वो सद्दाम का कर्ज माफ करने को तैयार नहीं था। तो सद्दाम ने क्या किया? अपनी पूरी सेना लेकर कुवैत पर हमला कर दिया, और सिर्फ 2 दिन में उस छोटे से अमीर देश पर कब्जा कर लिया। मजे की बात यह है कि हमले से ठीक पहले
एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने सद्दाम से कहा था कि आपके आपसी अरब झगड़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से ये हरी झंडी थी, लेकिन असल में ये एक जाल था। अमेरिका को बस एक बहाना चाहिए था अरब में अपनी फौज के लिए पक्के ठिकाने बनाने का। खैर, अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर सद्दाम को कुवैत से तो खदेड़ दिया। इसके बाद पूरी दुनिया ने सद्दाम से किनारा कर लिया। वो अकेला पड़ गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी दुनिया सिमट रही थी, उसका अड़ियलपन और बढ़ता जा रहा था। और फिर उसके पतन की वजह बना एक ऐसा धोखा जो उसे अपने ही घर से मिला। उसके 2 दामाद देश छोड़कर भाग गए और दुनिया के सामने जाकर चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे कि सद्दाम एटम बम बना रहा है। सद्दाम ने उन्हें माफी का वादा करके वापस बुलाया, अपने बेटियों से तलाक दिलवाया और कुछ ही घंटों के अंदर अपने बेटे उदय से दोनों को मरवा दिया। धोखे की सजा मौत। और अंत देखिए, जो आदमी आलीशान महलों में रहता था, जिसके पास इतनी बड़ी फौज थी, वो अमेरिकी सैनिकों को कहां मिला? जमीन के अंदर एक छोटे से गड्ढे में, एक स्पाइडर होल में, जहां बस एक बल्ब और एक छोटा सा पंखा था। उसने कोई लड़ाई नहीं की, बस हाथ ऊपर करके बोला, मैं सद्दाम हुसैन हूं, इराक का राष्ट्रपति। यहां तक कि जब उस पर मुकदमा चला, जिसका पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा था, तब भी उसका वही घमंड कायम था। वो जजों का मजाक उड़ाता रहा, अदालत को मानने से ही इनकार करता रहा। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। और आखिर में जब उसे फांसी दी जा रही थी, तब भी वो झुका नहीं। अपने आखिरी लम्हों में भी वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाता रहा। जाते जाते भी वो अपने चाहने वालों के लिए अपनी एक खास इमेज छोड़कर गया। तो अमेरिका ने जिस वजह से इराक पर हमला किया था, वो सामूहिक विनाश के हथियार, वो तो कभी मिले ही नहीं। वो एक झूठ था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सद्दाम को हटाने से इराक एक बेहतर जगह बन पाया? क्योंकि उसके जाने के बाद वहां शांति नहीं आई, बल्कि आईसिस जैसी और भी खतरनाक ताकतें पैदा हो गईं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।